चलो तो फाइनली सुपर टिप्स दूंगा मैं आपको 30 में से 30 नंबर कैसे बनाया जाए केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में। चलो फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद आप भी खाना खाना। फर्स्टली लेट्स चेक द इवैल्यूएशन स्कीम। जरा प्रैक्टिकल की इवैल्यूएशन स्कीम देख लेते हैं कि किस तरह से इवैल्यूएट किए जाते हैं आपके मार्क्स। तो इवैल्यूएशन स्कीम में जरा आप देख लो। सबसे पहले तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 नंबर की होती है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 नंबर की होती है, इज दिस क्लियर? इसके अलावा सोल्ट एनालिसिस भी 8 नंबर की होती है, कई बच्चों ने लिखा भी था उनको सोल्ट एनालिसिस अच्छी लगती है। उसके अलावा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क का होता है, समझ में आ गया? इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क आपका जो होता है वो 4 मार्क का होता है। इसके अलावा जो क्लास रिकॉर्ड और वाइवा होती है वो 4 मार्क की होती है। मतलब जो आपको बाहर से आपका प्रैक्टिकल का वाइवा लेने आएगा ना, वो 4 मार्क का ही होता है मात्र। वो बच्चे डर जाते हैं, भैया पता नहीं क्या ही पूछेगा। सब बच्चे इसकी टेंशन लेते रहते हैं, ऊपर पता नहीं होता कि वॉल्यूमेट्रिक और सोल्ट एनालिसिस 8-8 नंबर की है। तो आप लोग ध्यान रखो, आपकी जो टाइट्रेशन है वो खुद ही 8 नंबर की है। अगर आपने वो सही कर दी तो बल्ले बल्ले है। सोल्ट एनालिसिस भी 8 नंबर की है। इसके अलावा आपके जो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं वो 6 नंबर का है। प्रोजेक्ट आपका 4 नंबर का होता है जो स्कूल से आपको दिया गया होगा, और क्लास रिकॉर्ड और वाइवा मात्र 4 नंबर की। यानी कि जो आप रिकॉर्ड बनाते हो, फाइल बनाते हो, 4 नंबर की होती है। और वाइवा आपका, वाइवा और दोनों 4 नंबर का है, जिसमें मुझे लगता है 3 नंबर का वाइवा होता है, 1 नंबर का आपका रिकॉर्ड होता है। लेकिन आपके 1 नंबर का, समझ रहे हो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो जरा समझो, अगर आपने केमिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं बनाया है तो वो 1 ही नंबर का। सोचो आपके केमिस्ट्री का पूरा पोथा जो लेके जाते हो आप, जिसमें आप भरते रहते हो, 1 नंबर देगा आपको। लेकिन 1 नंबर के मायने बहुत हैं, सच बता रहा हूं। अगर आप ना रिकॉर्ड नहीं लेके जाओ तो आपको भगा देंगे, तो रिकॉर्ड लेके जाना जरूरी है। तो हालांकि वो 1 ही नंबर का है, बट वो मायने रखता है, आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल 30 मार्क्स ऐसे होते हैं, इज दिस क्लियर? तो आप कम से कम है ना, ये 2 ऊपर के प्रैक्टिकल्स है ना, ये सबसे बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स है, इन्हीं में से आपको समझो कि नंबर मिलेंगे। तो आप ये ना स्कूल में जाके मेहनत कर लो इसके ऊपर, ठीक है? मेहनत कर लो, काम आएगा। चलो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अंदाजा दे देता हूं आप लोगों को। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है टाइट्रेशन, है ना? ऑब्वियसली टाइट्रेशन होता है। इसमें हो सकता है कि भी टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद केमिनोफोर दे दिया जाए आपको, ज्यादातर ये दिया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड और केमिनोफोर की टाइट्रेशन होती है। नीचे ऑक्सैलिक एसिड भरा जाता है, ऊपर केमिनोफोर भरा जाता है। धीरे धीरे आप इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे डालते हो, और फिर एक दिन आप चेक करते हो कि भाई पिंक कब हो रहा है। याद है आप लोगों को? ये इसको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन ही बोलते हैं। और जब वो पिंकिश हो जाता है तो रुक जाते हो, फिर उसके बाद आप चेक करते हो, कैलकुलेशन करते हो, पता करते हो कि इसकी मोलैरिटी, जो ऑक्सैलिक एसिड है उसकी मोलैरिटी कितनी है, यही करते हो, ठीक है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हो। तो ये इसको टाइट्रेशन बोलते हैं। एंड बी क्लियर विद मोलैरिटी कॉन्सेप्ट हाउ टू कैलकुलेट। और ये बच्चों को नहीं आती है, प्लीज आप चेक कर लेना कि यहां पर किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर है ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी टाइट्रेशन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है, और वो करता है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। खत्म हो गई कहानी। इतनी सी चीज याद रखना, इसी से सारी कैलकुलेशन होगी। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है? ये होता है। तो अब मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं, एन फैक्टर 1 मोलैरिटी 1 वॉल्यूम 1, एन फैक्टर 2 मोलैरिटी 2 वॉल्यूम 2। खत्म। ये लगाओगे, काम हो जाएगा। आपको ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर पता होना चाहिए। अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो यहां पर एन फैक्टर 2 होता है। केमिनोफोर का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है। वॉल्यूम आपको यहां पर देखो, ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। वो तो पहले ही आप जो फ्लास्क में लोगे आपको मालूम पड़ जाएगा यहां पर कितना लिया है। समझ में आ गया? ये तो पहले ही से आपको बोल देगा भाई ये ले लो, 5 ml ले लो, 10 ml ले लो। तो ये जितना डाला है वही उसकी वॉल्यूम है। और ऊपर से कितना केमिनोफोर गया है वो यहां से पता लगेगा। भाई आपने यहां से इतना भरा था, इतना खाली हो गया, तो ये केमिनोफोर वाला यूज कर लिया आपने। इसको लिखना होता है कि ये कितना है, ये केमिनोफोर का वॉल्यूम है। फिर आपको केमिनोफोर की मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन होती है, जो सॉल्यूशन केमिनोफोर का पकड़ाया जाता है, और आपको ये निकालना होता है। बस इतनी सी खेल होती है, M1 की वैल्यू निकालनी होती है, और कुछ नहीं है। इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, और ये सब बच्चों को आना चाहिए। समझ में आ गया? टाइट्रेशन बच्चों को आनी चाहिए। केयरफुल आपको रीडिंग भी बहुत ही समझदारी से लेनी होती है, देख के उसी से आपकी कैलकुलेशन अच्छे से बैठेगी। अब आता है सोल्ट एनालिसिस के ऊपर। सोल्ट एनालिसिस जो आपके करवाई जाती है, बेसिकली आपको क्या किया जाता है, एक सोल्ट दिया जाता है, और साथ में जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने है, ठीक है? सोल्ट को आपको पहचानना होता है कि वो कौन सा सोल्ट है। उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, तो डिटेक्शन करना होता है। तो डिटेक्शन ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन विल बी आस्क्ड। आपको सोल्ट को पहचानना होगा
कि कौन सा उसमें कैटायन है, कौन सा उसमें एनायन है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको सोल्ट देंगे, सोल्ट को आपको पहचानना है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि आप पहचान सको कि कैटायन कौन है और एनायन कौन है। समझ में आ गया? तो यहां पर परफॉर्म इट स्टेप बाय स्टेप एंड रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन। आपको बार बार क्या करना होता है, आपको जो भी प्रैक्टिकल्स करने हैं वो स्टेप बाय स्टेप करो और ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप कंक्लूड करते हो कि ये क्या है। कई बार तो कलर से पता लग जाता है, समझ में आ गया? ज्यादातर आपको कलर से पता लगता है, अगर कोई कलर चेंज हो रहा है या फिर किस तरह से फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उससे अंदाजा लगता है सोल्ट क्या है। समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं जरा आप उसको भी देख लो। जैसे कि आपको यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो आपको देखो यहां पर कि आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसमें पानी डाला तो यहां पर CO2 बाहर निकल रही है। इसको कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, डिटेक्शन करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शन ग्रुप इज आस्क्ड। यहां पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शन ग्रुप के बारे में भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं हो कि आपको इनऑर्गेनिक के बारे में पूछा जाए। ऑर्गेनिक के कोई भी आपको फंक्शन ग्रुप के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बारे में, उनको डिटेक्ट करने के बारे में पूछ सकते हैं। इसको भी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है और ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या डाला गया है। इज दिस क्लियर? तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से कोई भी हो सकता है, ज्यादातर आपको ऑर्गेनिक के कंपाउंड दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपको पक्का दी गई होगी, आपके स्कूल में कुछ ना कुछ दिया होगा कि ये प्रोजेक्ट आपको फिनिश करना है, जिसकी फाइल वाइल बनाते हो। याद है या भूल गए हो? आपके स्कूल में पक्का एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल दी होगी, कोई टॉपिक दिया होगा, उसमें आपको उसको डिटेल में लिखना होगा। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता। सो यहां पर क्या होता है, एक प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, एक टॉपिक देख के ये देख टॉपिक है, इसके लिए प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे, उसकी डिटेल लिखनी होती है। उसमें उस पर्टिकुलर जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में लिखना होता है, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी लिखनी होती है, उसी को प्रोजेक्ट फाइल बोलते हैं। समझ में आ गया? और वाइवा क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम इट। जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है उसमें से आपको वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो टीचर आता है वो उसी में से आपको सवाल पूछेगा। आ गया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्लास रिकॉर्ड, जिसमें आप बार बार एक्सपेरिमेंट्स लिखते हो, याद है? ऐसी कॉपी ली होगी आपने। क्लास रिकॉर्ड बनानी बहुत जरूरी है, हालांकि एक ही नंबर देगी। नीट एंड क्लीन बनाओ, इंडेक्स प्रॉपर होनी चाहिए, सारे एक्सपेरिमेंट लिखे होने चाहिए, तब जाके काम बनता है इसका। समझ में आ गया? और जो आपका, और ये भी जो क्लास रिकॉर्ड आपने बनाया वो आपके टीचर के द्वारा प्रॉपरली चेक होना चाहिए। कई बच्चे इतने नालायक होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां पे ईमानदारी से आप लोग जवाब देना, ईमानदारी से, सच बोलना, झूठ मत बोलना। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो क्लास का रिकॉर्ड होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, अभी तक बनाया नहीं है? हाँ या ना में जवाब देना, बनाया है कि नहीं बनाया है? और मैंने ऐसे नालायक बच्चे देखे हैं जो जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उससे 2 दिन वो या खुद भी नहीं बनाते, कहीं तो इतने नालायक है, छोटे भाई को देते हैं, बोले कॉपी कर, फटाफट से कॉपी कर, बिना चेक किया हुआ, शुरू से अंत तक कभी चेक करवाया ही नहीं है, और एक दिन पहले वो चेक करवाते हैं अपने टीचर से। ऐसे ऐसे नालायक बच्चे भी हैं। प्रोजेक्ट आपका पूरी फाइल तैयार है कि नहीं तैयार है? ईमानदारी से बताना, आपकी पूरी फाइल तैयार है कि नहीं तैयार है? देखो यही सबसे बड़ी गलती होती है। फिर आप कहते हो नंबर नहीं आते हैं, नालायक आप 1 नंबर के हो, फिर आपको नंबर नहीं आते। 1 नंबर के नालायक के 1 नंबर आएगा। और जिनके तैयार है देखो, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अपना प्रोजेक्ट फाइल, अपना प्रोजेक्ट का फाइल तैयार करो, अपनी रिकॉर्ड तैयार करो, वो तैयारी पहले ही रख लो। बाद में जरूरी थोड़ी है इंतजार करो, फिर वो लास्ट में जाके बोलेगा, फिर किसी के प्रोजेक्ट, तुम प्रोजेक्ट फाइल लेके आओगे, किसी की रिकॉर्ड लेके आओगे, अपने छोटे भाई से कॉपी कराओगे बैठ के, कौन लिखेगा? फिर वो चेक भी नहीं है, उसको ऐसे ही सबमिट करा देते हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा कुछ पता नहीं है। अभी एक एक एक्सपेरिमेंट करके उसमें लिखो तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें क्या क्या है, और लिख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, somebody is saying कि मैंने तो सबमिट ही करा दिया, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं हमारे, चुन्नू मुन्नू से प्यारे से बच्चे, ऐसी बात नहीं, वो इतने घबरा जाते हैं कि वो पहले ही, कई लोग तो एडवांस में, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं। मतलब कई बच्चे शरारती होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इतना फर्क पड़ता है कि वो सारा A to Z टिप टॉप काम तैयार है उनका। उनमें लड़कियां ज्यादातर होती हैं जिनका टिप टॉप काम तैयार रहता है, एकदम सारा रिकॉर्ड बना हुआ है, सारी सब कुछ तैयार है, और उनको बांध बूंद के लाल गठड़ी में बांध के रखा हुआ उन्होंने। समझ में आ गया? सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है प्रोजेक्ट के अंदर। अब आते हैं वाइवा, तो ये सारी चीजें तैयार कर लो। वाइवा में है सबसे ज्यादा फटती बच्चे की,
है ना। ऐसा लगता है कि वाइवा में जो दो जानवर आए खा जाएंगे नहीं, है ना। हमारे चुन्नू मुन्नू से बच्चे इतना घबरा जाते हैं वाइवा में। वाइवा होता है 4 नंबर का, जिसमें से आपके 1 नंबर, इनफैक्ट कई जगह तो 2 नंबर आपकी रिकॉर्ड के होते हैं, 2 नंबर वाइवा के होते हैं, 2 नंबर वाइवा के 2 नंबर, और उसमें दुनिया जहान की फटी रहती है। इतना तो बोर्ड एग्जाम में नहीं फटी रहती। सच बात नहीं है ये, सच बात नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका वाइवा से हालत खराब रहती है, वाइवा से हालत खराब रहती है, कितने ऐसे चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं। और सच बात देखो, आप बोर्ड एग्जाम 70 नंबर की होती है, इतना डर तो वहां पे भी नहीं लगता जितना वाइवा से लगता है। सही बात है। और 2 नंबर की वाइवा होती है, सोचो जरा, मात्र 2 नंबर की वाइवा, कई जगह 3 नंबर की होती है, और 1 नंबर की रिकॉर्ड। 1 नंबर की रिकॉर्ड के लिए आपको कम से कम 50 रुपए की रिकॉर्ड खरीदनी पड़ती है, फिर उसे लिखनी पड़ती है। 3 नंबर के वाइवा के लिए सांस से ऊपर नीचे होती रहती है, नहीं और कुछ होता नहीं है। और कई बच्चे इतने बिंदास है, आज तो बता ही दिया कि 3 नंबर की वाइवा होती है, क्या उखाड़ लेगा वो, 3 नंबर काट लेगा, 2 नंबर काट लेगा। लेकिन जिसको 30 में से 30 नंबर लाने हैं भैया, वो तो ये गलती नहीं करेगा। तो पढ़ के जाना। अब मैं आपको बताता हूं वाइवा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वाइवा के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैंने वाइवाज वगैरह बहुत लिए हैं। आई हैव इनवाइटेड मेनी टाइम्स, सो मैंने वाइवाज बहुत लिए हैं। मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली बात समझाता हूं। देखो, एक तरीका, आज मैं आपको एक हैक बताता हूं। हैक समझते हो? वाइवा को देने का हैक कौन कौन जानना चाहता है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। वाइवा को देने का हैक बताता हूं। आप मतलब अगर आप चाहते हो कि वाइवा में आपको पूरे 2 में से 2 नंबर दे, तो आपको क्या करना है, जानना चाहते हो? और ये मेरी, क्योंकि मैंने वाइवा दिया भी है और लिया भी है, तो मैं आपको बता सकता हूं। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलने जा रहा हूं। वाइवा में जिसको 3 नंबर में से 3 नंबर पूरे चाहिए, अपनी बढ़िया इमेज बनानी है, तो ये काम कर लेना जो मैं बोलना चाहता हूं। तैयार हो तुम लोग? तैयार हो? बता दूं सीक्रेट, बता दूं? और बस यही है सबसे तगड़ी चीज, क्योंकि अगर आपका इंटरेक्शन होगा, अगर आपके जो बाहर से एग्जामिनर आ रहा है उससे इंटरेक्शन होगा, तो वाइवा से होगा। और अगर एग्जामिनर ने कह दिया कि बच्चा अच्छा है, तो नंबर तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे। तो टीचर तुम्हारे से चिढ़ता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको वो बताऊंगा। आज ध्यान से सुनना। अब मैं आपको जैसे समझ लो कि मैं कहीं वाइवा लेने गया हूं, तो मैं वाइवा में क्या क्या चीजें देखूंगा जिससे उसको 3 में से 3 नंबर दे दूंगा। मैं वो सीक्रेट खोल रहा हूं, क्योंकि मैंने वाइवा काफी बार लिए हैं। तो अब ध्यान से समझना उसको। सबसे पहली चीज, वाइवा लेने कौन आया है, मेल है कि फीमेल है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर मेल है तो ये समझ के चलो कि लड़कियों के लिए बड़ा आसान काम है नंबर लेना। अब लड़कों के लिए टेंशन है, समझ में आ गया? और अगर फीमेल है तो लड़कों के लिए आसान है और लड़कियों के लिए थोड़ा टेंशन है। पर फीमेल का क्या होता है, मेल चाहे फीमेल, लड़कियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा होता ही है, समझ में आ गया? बट फिर भी जनरली ऐसा होता है कि अगर मेल है तो लड़कियों के लिए आसान है, और अगर फीमेल है तो लड़कों के लिए आसान है। अब जिसके लिए हार्ड है उसको सुनो, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। तो सबसे पहला काम आपको करके जाना है, चाहे तुम स्कूल में पूरे टाइम कैसे भी भद्दे बन के जाते हो, वाइवा वाले दिन प्लीज आप अपनी सुंदरतम रूप में जाना, मतलब स्मार्ट बन के जाना। क्योंकि आप जैसे दिखते हो ना, उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पड़ता है। कई लोग गंदे कपड़े पहन के जाते हैं, उस दिन आप लोग अच्छे बन के जाना। अपनी मम्मी को बोलना कि मेरी जो स्कूल की ड्रेस है वो अच्छे से प्रेस होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छी ड्रेस पहन के जाना, बाल अच्छे बना के जाना। कई लोग ऐसे ना बाल बाते हैं ना कुछ और, गंदे संदे बन के चले जाते हैं। आपकी फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करती है। और अगर आप उस दिन अच्छे दिख रहे हो, और अच्छा दिखना शक्ल से नहीं होता बेटा, अच्छे दिखने का मतलब होता है आप साफ सुथरे दिख रहे हो, नहा के गए हो, घर से मम्मी ने एकदम बच्ची के जैसा बना के भेजा, एकदम बच्चे के जैसा, तिलक विलक लगाया है, आज मेरा बेटा जंग जीत के आएगा। उसको लगना चाहिए सोबरनेस। और नहीं ये जो हाई फाई मत बन के जाना, एकदम प्यारे बच्चे होते हैं ना वो बन के जाना है। उनको लगना चाहिए कि बच्चे हैं। जब उनको लगता है ना बहुत अपने आप में बड़ा बन रहा है, हीरो बन रहा है, तो वो उसकी मार लेते हैं वाइवा में। तो आपको ध्यान रखना है, एकदम सोबर, एकदम बढ़िया, आराम से जो बच्चे होते हैं बढ़िया
वो बन के जाने। चुन्नू मुन्नू बच्चे नहीं होते वो, जिनमें कोई अकड़ नहीं है, कोई ईगो नहीं है। अब ऐसे करोगे, ऐसा कोई चिक खेलेगा, हंसी आएगी, तो वैसा वाला बच्चा बन के जाना है। समझ में आ गया? पहली चीज तो ये बात, पहली चीज तो ये हो गई कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपको देख के पड़ेगा। फिर आप जैसे टेबल पे बैठोगे तो प्लीज पोलाइट होके बैठना, अकड़ मत दिखाना मेरे को बहुत आता है। जिसको ऐसा होता है ना, चाहे तुम्हें कितना भी आता हो, वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। और एक और बात समझ लो, वाइवा में ना ये बात याद रखना, आपको कभी भी वाइवा में जीतना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। जो एग्जामिनर होता है ना, वो एग्जामिनर क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है तो अपने आप में ईगो लेके घूमता है, मेरे को बहुत कुछ आता है। तो एग्जामिनर का तो काम ही यही है कि बच्चे को जैसे तैसे किसी ना किसी क्वेश्चन में गिराना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर दे रहे हो ना, पोलाइट आंसर देना पहली बात तो। और दूसरा, कभी भी अपने एग्जामिनर से जिद मत करना किसी भी चीज को लेके, कभी नहीं। उसने जो बोला वही शाश्वत सत्य है, चुप हो जाना, बस अपना आंसर दिया, चुप हो गए। और एक हल्की सी मुस्कुराहट रखना अपने चेहरे पर। आप जीत जाओगे, आपके नंबर पूरे देखे जाएगा। जो बच्चे जिद करते रहते हैं ना, नहीं मैं ही सही हूं, नहीं आपने गलत बताया, भाई साहब उसके नंबर आएंगे ही नहीं। समझ रहे हो? आप जब बैठो पोलाइट होके बैठना, उसने जो बोला वो शाश्वत सत्य है, वो आपको हराने के लिए बैठा है। वाइवा लेने वाला सिर्फ ये लेके बैठता मन में कि मेरे को बहुत आता है, और जब तक आपको गिराएगा नहीं वो कैसे प्रूफ करेगा कि मेरे को बहुत आता है। तो अपना एक ईगो लेके बैठता हो। तो आपको जिद नहीं करनी, चाहे आपका आंसर सही हो गलत हो, आपने आंसर दे दिया उसके बाद जिद नहीं करनी। वो कहेगा नहीं ये तो गलत बताया, तो बोलना नहीं है, आपने आंसर दे दिया, बात खत्म, जिदना नहीं है उसमें। समझ में आ गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात, जो सही एग्जामिनर होते हैं वो आपसे ही पूछेंगे कि तुम्हें क्या आता है। सही एग्जामिनर आपसे पूछेंगे तुम्हें क्या आता है। अब यहां पर ना दो तरह के बच्चे होते हैं। पहला तो बच्चा वो होता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, पूछ लो। ऐसा कभी मत बोलना। जो ऐसा बोलता है ना मेरे को सब कुछ आता है, कुछ भी पूछ लो, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो फिर वो प्यार से बोलना कि वैसे तो सर मेरा पूरा सब्जेक्ट फेवरेट है, बट मुझे ये पोर्शन अच्छा लगता है। ऐसे जब बोलते हो ना तो वो लगता है कि हाँ आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हो। समझ रहे हो? सर मुझे ये वाला चैप्टर अच्छा लगता है सर, मतलब वो उसको समझ में आना चाहिए। और आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है वो बोल देना, डरते काहे हो? पूरा सब्जेक्ट किसी को नहीं आता, फिर वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा। तो ले दे के बात क्या है, एक ना उसके ईगो को देखो, या तो आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लेना या उसके ईगो को सेटिस्फाई कर लेना। अगर आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने बैठोगे तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। इससे बढ़िया आप एग्जामिनर के ईगो को सेटिस्फाई करना कि तुम ही बड़े हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, तुम ही ज्ञाता हो, हम कुछ नहीं है। जब आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो, यस सर, यस सर, यस बेटा तुम्हारे 2 नंबर पर, तुम बहुत अच्छे हो ठीक है, तो ये कैच होता है, आप ध्यान रखना। अब बस ऐसा जितना नहीं है।